तो हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर साइटोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें सेल के बारे में पढ़ा जाता है। और कल सब क्लास किए थे ना? ठीक है, क्लास मत छोड़िएगा, क्योंकि क्लास छूटने से बहुत दिक्कत होने लगता है और दरोगा किसी भी तरह की दिक्कत को आपसे दूर कर देगा। इसीलिए दरोगा बनना है तो सबसे पहला जरूरी कष्ट काटना सीखिए। होता आदमी को कभी कोई कष्ट हुआ तो छोड़ दिया या इधर उधर हो गया दोस्तों। तो उम्र भी आपकी ऐसी है कि आप कष्ट झेल सकते हैं, और जब तक कष्ट काटिएगा नहीं तब तक दरोगा बनना तो संभव नहीं है। ये आप जानवे करते हैं, फिर भी हम बता रहे हैं, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और बातचीत मत करिए, ठीक है। और कल के क्लास में हम देखे थे कि 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद ही कोशिका के बारे में विस्तार से जानकारी आने लगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर यानी कि कोशिका की संरचना को आज देखने वाले हैं। कोशिका क्या है और उससे जुड़े वैज्ञानिकों को हम कल के क्लास में देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कोशिका के संरचना को समझना है कि कोशिका किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, या कोशिका के संरचना में क्या क्या ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका को जीवित रखने में सहायक है। इन सभी चीजों को देखेंगे। और कोशिका के संरचना जो हम पढ़ेंगे, ये संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला संरचना है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहीं पर बोलेंगे कि ये संरचना गोलाकार है, तो उसका मतलब होगा कि वे संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से देखने पर कैसा दिखाई पड़ता है। तो कोशिका की संरचना जो हम पढ़ने वाले हैं, ये संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई जाने वाली संरचना को पढ़ेंगे। एक पूरे कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य दो भागों में। और मुख्य दो भाग में पहला भाग है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन। पहला भाग क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली है। और दूसरी संरचना है आपका कौन? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव। तो एक पूरे कोशिका को, एक जीवित कोशिका को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव। अब कोशिका झिल्ली जीवद्रव क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो आप मानिए कि ये एक गोलाकार सेल है। हालांकि सेल कई तरह के हो सकते हैं, आयताकार हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, अनियमित आकार के हो सकते हैं, और कुछ सेल हम कल के क्लास में आपको बताए थे कि अपने आकार निश्चित ही नहीं रखते हैं, पल पल बदलते रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। तो ये गोलाकार सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस का खोज काफी पहले हो चुका था, जो गोलाकार संरचना है। तो ये एक सेल है। तो कोशिका झिल्ली क्या है? तो सेल का जो बाहरी सबसे घेरा होता है, सेल के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सबको क्या कहते हैं? यानी कि न्यूक्लियस भी भाग है किसका? जीवद्रव का। तो कोशिका के बाहरी घेरे को या बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं,
और कोशिका झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले समस्त ठोस द्रव पदार्थ को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। यानी कि जीव द्रव के अंतर्गत न्यूक्लियस भी आता है। तो ये दोनों संरचना को आप समझ गए ना। तो एक कोशिका के पूरे संरचना को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक सेल मेम्ब्रेन और दूसरा प्रोटोप्लाज्म। सेल के बाहरी घेरे को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। अब यह जो प्रोटोप्लाज्म है इसको पुनः दो हिस्सों में बांटा गया है। प्रोटोप्लाज्म को पुनः कितने हिस्सों में बांटा गया है? दो हिस्सों में। प्रोटोप्लाज्म क्या है ये आप समझ गए ना। कोशिका झिल्ली के भीतर के समस्त संरचनाएं, समस्त तरल पदार्थ क्या है? प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म को भी दो भागों में बांटा गया है, एक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और दूसरा न्यूक्लियस। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब कोशिका का केंद्रक, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो प्रोटोप्लाज्म को हम कितने भागों में पुनः बांट दिए? दो भागों में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब ये समझिए कि साइटोप्लाज्म क्या है। कोशिका के न्यूक्लियस, सेल के केंद्रक, ठीक है, सेल के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो कुछ भी है वो आपका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि कोशिका के न्यूक्लियस या कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? यानी कि साइटोप्लाज्म किसका हिस्सा है? प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह हिस्सा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। क्लियर हो गया? तो प्रोटोप्लाज्म के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है? तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाकी तो आप न्यूक्लियस जान ही रहे हैं, ये कोशिका का केंद्रक है। इसकी क्या भूमिका है हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है संरचना। एक कोशिका को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा। पुनः प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? दो भागों में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का खोज तो आप बहुत पहले ही समझ चुके हैं। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के केंद्रक और कोशिका के झिल्ली के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस सेल इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन प्लस। अब आइए आगे की संरचना को हम समझते हैं। अब जो कोशिका का साइटोप्लाज्म है, कोशिका का साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं। जिस तरह शरीर के अंदर ढेर सारे अंग है ना, ठीक उसी तरह कोशिका के साइटोप्लाज्म में कई संरचनाएं मौजूद रहती हैं और वो संरचनाएं कुछ न कुछ कार्यों को संपन्न करती है, जिन कार्यों के बदौलत कोशिका जिंदा रहता है, अन्यथा कोशिका की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। कोशिका के साइटोप्लाज्म में ढेर सारे संरचनाएं पाई जाती है। उन संरचनाओं को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्पष्ट देख सकते हैं।
कोशिका के अंदर जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में जो संरचनाएं मौजूद है दोस्तों, उन संरचनाओं को कहा जाता है सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, यानी कि कोशिका अंगक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका अंगक कहा जाता है। समझ गए ना? एक बार पुनः समझिए कि कोशिका अंगक क्या है, सेल ऑर्गेनल क्या है। तो सेल ऑर्गेनल वे संरचनाएं हैं जो मौजूद रहता है कहां पर? कोशिका द्रव में। सेल ऑर्गेनल, कोशिका अंगक वो संरचनाएं हैं जो मौजूद कहां रहते हैं? कोशिका द्रव में। क्लियर हो गया ना? सेल ऑर्गेनल सेल के किस भाग में मौजूद रहते हैं? सेल ऑर्गेनल कुछ ना कुछ कार्यों को संपन्न करते रहते हैं, जिसके बदौलत कोशिका क्या रहता है? जिंदा रहता है। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए दोस्तों कि कोशिका द्रव में सेल के साइटोप्लाज्म में जो संरचनाएं मौजूद है, जिसको हम सेल ऑर्गेनल बोले हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल एक समान नहीं होते। सारे सेल ऑर्गेनल एक समान नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनल को भी दो भागों में बांटा गया है। सेल ऑर्गेनल को भी कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? दो भागों में बांटा गया है। सेल ऑर्गेनल को भी कितने भागों में बांटा गया है? यानी कोशिका अंगक को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। अब आप समझिए कि ये कौन से भाग है। पहला है ऑर्गेनोइड्स। इसे हिंदी में भी ऑर्गेनोइड्स ही कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोइड्स कहा जाता है। और दूसरा है आपका मेटाप्लास्ट। दूसरा है आपका क्या दोस्तों? मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनोइड, मेटा, हिंदी में भी ऑर्गेनोइड, मेटा। अब आप समझिए कि क्या है ऑर्गेनोइड और क्या है मेटाप्लास्ट। सेल के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में अधिकांश सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिसमें बढ़ने की क्षमता है। जैसे मानव में ग्रोथ होता है ना, उसी तरह उन संरचनाओं में भी क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो ऐसी संरचनाएं जिसमें बढ़ने की क्षमता है, अगर उसका कोई भाग टूट फूट जाए तो वह स्वतः रिपेयर कर ले, ऐसी क्षमता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? यानी कुल मिलाकर जिसमें बढ़ने की क्षमता है, जिसमें अपने टूटे फूटे भागों की मरम्मत करने की क्षमता है, जिसमें नया बनने की क्षमता है, यानी कि विभाजन करके वे नया बन सकते हैं, ऐसे ही जीवित कोशिका अंगक को, ऐसे ही जीवित सेल ऑर्गेनल को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोइड कहा जाता है। ऐसे कोशिका अंगक जिसमें बढ़ने की क्षमता हो, ऐसे कोशिका अंगक जिसमें नए बन जाने की क्षमता हो, वैसे सेल ऑर्गेनल को जीवित सेल ऑर्गेनल कहा जाता है, जीवित कोशिका अंगक कहा जाता है, और जीवित कोशिका अंगक को ही ऑर्गेनोइड कहा जाता है। जीवित कोशिका अंगक को ही क्या कहा जाता है? और अगर ऑर्गेनोइड समझ गए हैं तो डायरेक्ट विपरीत कर दीजिए, क्या हो जाएगा वो? यानी कि मेटाप्लास्ट ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें बढ़ने की क्षमता नहीं है, न ही उसका कोई भाग टूट फूट जाए तो वो उसे रिपेयर कर सकता है। कुल मिलाकर मेटाप्लास्ट को आप कैसी संरचनाएं कह सकते हैं? निर्जीव संरचना। तो कोशिका द्रव में जो संरचनाएं मौजूद है उसे आप क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनल कहेंगे। सेल ऑर्गेनल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनोइड कैसी संरचनाएं हैं? जीवित का मतलब वृद्धि कर सकता है, टूट फूट जाए तो अपना मरम्मत कर सकता है, और मेटाप्लास्ट निर्जीव संरचनाएं। अब थोड़ा समझ लीजिए कि कौन कौन ऑर्गेनोइड है। हालांकि अधिकांश सेल स्ट्रक्चर, अधिकांश सेल ऑर्गेनल ऑर्गेनोइड ही है। ऑर्गेनोइड के अंतर्गत पहले आता है सेंट्रोसोम। क्या आता है? सेंट्रोसोम। दूसरा आता है प्लास्टिड। दूसरा क्या आता है?
प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। दूसरा क्या आता है? तीसरा आता है राइबोसोम, इसको हिंदी में भी राइबोसोमी कहा जाता है। चौथा आता है आपको लाइसोसोम। ये अपेक्षाकृत छोटा संरचना है, ठीक है, ये अपेक्षाकृत क्या है? अब जो हम पांचवा बता रहे हैं उसमें है आपका ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और सातवां आता आपको गोल्जी बॉडी। ये सभी संरचनाएं क्या हैं? ऑर्गेनॉइड, अर्थात ये वृद्धि कर सकता है, टूट फूट जाए तो फिर से नया बन सकता है। और इसमें देखिए कि ये सब छोटा है, ये क्या है? बड़ा, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन चारों से बड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया इन चारों से बड़ा है। इसको आप अपवाद मान लीजिए, ये पौधे का है तो थोड़ा ये सबसे बड़ा हो जाता है। लेकिन सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम अपेक्षाकृत छोटा सेल ऑर्गेनल है। इसके मुताबिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, जिसको हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी अपेक्षाकृत बड़ी संरचना है। तो ऑर्गेनॉइड कौन कौन है देख लिए ना। इस मेटाप्लास्ट के अंतर्गत बहुत कम रचना आता है। एक है वैक्यूल, जिसको हिंदी में रसधानी कहते हैं, और दूसरा आता है बायोमोलिकुल्स। दूसरा क्या आता है दोस्तों? बायोमोलिकुल्स यानी कि जैव अणु। बायोमोलिकुल्स मतलब जैव अणु के अंतर्गत प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, वसा आते हैं, एंजाइम आते हैं, अन्य कई तरह के अम्लीय पदार्थ जैसे न्यूक्लिक अम्ल आते हैं। इन सबको क्या कहा जाता है? जैव अणु। यानी प्रोटीन मेटाप्लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट मेटाप्लास्ट है, लिपिड मेटाप्लास्ट है, एंजाइम मेटाप्लास्ट है, न्यूक्लिक एसिड मेटाप्लास्ट है। आगे चलकर आपको सब पता चल जाएगा। तो कोशिका के संरचना को समझे, एक बार फिर से समझिए दोस्तों। कोशिका के पूरी संरचना को आप समझ गए तो एक बार पुनः समझिए। सेल के पूरे संरचना को कितने भागों में बांटा गया? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटो। सेल के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आया था कि क्या न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, तो बिल्कुल है। इसके अंदर जो कुछ भी है सब किसका हिस्सा है? अभी जितना आप कोशिका अंगक पढ़े ऑर्गेनॉइड मेटाप्लास्ट, वे सब साइटोप्लाज्म में है। और साइटोप्लाज्म किसका हिस्सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम भी किसका हिस्सा हो जाएगा? तो प्रोटोप्लाज्म के में कोशिका झिल्ली के भीतर के सब चीज शामिल है। क्लियर हो गया? तो कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के भीतर के समस्त पदार्थों को न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा। पुनः प्रोटोप्लाज्म को हम कितने भागों में बांटे? 2 भागों में, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है? तो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के अर्ध तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? और न्यूक्लियस आप समझ ही रहे हैं। कोशिका के बीच में पाए जाने वाले गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? हालांकि न्यूक्लियस कभी कभी बीच में ना रहकर साइडों में रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब दोस्तों जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में ढेर सारे स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्पष्ट देखा जा सकता है। और साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल मौजूद रहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनल मौजूद रहते हैं उसे कितने भागों में बांटा जाता है? 2। साइटोप्लाज्म के जीवित सेल ऑर्गेनल के, साइटोप्लाज्म के जीवित कोशिका अंगक को क्या कहते हैं? ऑर्गेनॉइड, जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। और 7 के अलावे जो कुछ भी है को साइटोप्लाज्म, उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोशिका द्रव के निर्जीव संरचनाओं को मेटाप्लास्ट कहते हैं और सजीव संरचनाओं को या जीवित संरचनाओं को ऑर्गेनॉइड।
ऑर्गेनॉइड्स में विभाजन करने की क्षमता होती है, नए बन जाने की क्षमता होती है, ग्रोथ करने की क्षमता होती है। ये सब क्षमताएं मेटाप्लास्ट में। समझ गए? कोई दिक्कत? कोशिका के संरचना को समझ गए पूरी तरह से? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन दिक्कत पूरा है अभी दोस्तों। अभी तो सिर्फ हम बांटे हैं कि किनको किनको पढ़ना है। अब हम एक एक करके इन ऑर्गेनॉइड्स और मेटाप्लास्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए दोस्तों, सबसे पहले बाउंड्री लाइन को ही पढ़ते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी घेरा को हम क्या बोले थे? सेल मेम्ब्रेन बोले थे। आइए उस सेल मेम्ब्रेन को पहले पढ़ते हैं। संरचना को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कैसे कैसे बंटवारा हुआ, और ये बंटवारा हम नहीं किया दोस्तों, ये बंटवारा जीव वैज्ञानिकों ने खुद किया है। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखना नितांत आवश्यक है। आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं कोशिका के सबसे बाहरी भाग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। आइए इसको समझते हैं पहले। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? सिर्फ शांत रहिएगा, मूड फ्रेश रखिएगा। यानी कि कभी कभी क्लास में बैठे बैठे भी गलत ख्याल होने लगते हैं। ठीक है? हाँ, जैसे आ रहे थे, एक लड़का बोला कि बहुत भीड़ है, पैसा पूरा ले लिया है, जगह कहाँ मिल रहा है। कल हम तो लिए नहीं भाई, कोचिंग लिया जाकर हम तो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कहीं पर बैठ जाइए दोस्तों। थोड़ा बहुत असुविधा है, संसाधन हमारे पास भी उतने नहीं है कि सबको पूर्ण व्यवस्था करे। अब पूर्ण व्यवस्था चाहिए तो अशोक बताइए है, कोचिंग में एसी भी लगा हुआ है कि ना है? तो थोड़ी बहुत असुविधा होती है, इसके लिए हम पहले ही माफी मांग कर रखते हैं। हम तो बोले हैं रसीद पर ही लिख दीजिए, असुविधा के लिए खेद है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होगी दोस्तों, असुविधा हो सकती है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बस यही दिक्कत नहीं हुआ, आपका नौकरी 100% सुरक्षित है। उसके बाद सिर्फ एक काम करना है, घर पर पढ़ना है। ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी भाग है, इसमें कोई शक नहीं करनी चाहिए। यानी कि कोशिका झिल्ली को अगर परिभाषित करें तो कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी भाग, और यह एक जीवित झिल्ली है दोस्तों। कैसी झिल्ली है? जीवित झिल्ली है। जीवित, और जीवित कहने का मतलब जैसे हमारा शरीर जिंदा है, तो जिंदा होने का मतलब तो बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज देखिए कि जब हमारा शरीर कट फट जाते हैं तो पुनः वहां सुधार हो जाता है कि नहीं? ठीक वही बात है कोशिका झिल्ली के साथ। कोशिका झिल्ली का कोई भी भाग मान लीजिए टूट गया, यहां पर टूट गया, तो इसमें इतनी क्षमता है दोस्तों, इसमें इतनी क्षमता है कि यह अपने टूटे भाग का पुनः मरम्मत कर सके। इस विशेष गुण होने के कारण कोशिका झिल्ली को एक जीवित झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका के सबसे बाहरी घेरे, जिन्हें हम कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यह सेल मेम्ब्रेन एक जीवित झिल्ली है। अर्थात अगर इसका कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाए तो यह भाग तुरंत ही नए बन सकते। क्लियर है? अब इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोशिका झिल्ली के उपस्थिति में ही एक कोशिका अपना आकार बनाते हैं। जैसे हम पढ़े हैं कि कोशिका गोलाकार होते हैं, कोशिका वर्गाकार होते हैं, कोशिका अनियमित आकार के भी हो सकते हैं। तो कोशिका जैसे भी हो, यह तय करता है कौन? सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन कोशिका के आकृति को तय करता है, उसके शेप को तय करता है, और एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है। अगर कोशिका में ये सेल मेम्ब्रेन संरचना नहीं होता तो हमारे पूरा शरीर केवल एक कोशिका की तरह दिखाई देता।
तो हम जो माइक्रोस्कोप में सेल को देखते हैं और गन लेते हैं कि यहां पर करोड़ों सेल हैं, वो सिर्फ किसके कारण? क्योंकि कोशिका झिल्ली कोशिका को एक आकार देता है जिससे तय होता है कि हां यह एक कोशिका है और यह दूसरा कोशिका है। अगर कोशिका का कोशिका झिल्ली नहीं होता तो सब कुछ आपस में मिला नहीं रहता। और किसी भी सजीव के शरीर में केवल कितना कोशिका दिखाई देता है? एक। तो कोशिका झिल्ली एक जीवित संरचनाएं हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार देने वाली संरचनाएं हैं। कोशिका को एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करने वाली भी संरचनाएं कौन है? कोशिका झिल्ली के अभाव में कोशिका का कोई संरचना ही नहीं बन पाएगी और किसी भी सजीव के शरीर में पूरा कोशिका आपस में मिल करके केवल एक कोशिका की तरह दिखाई देती। तो इतना महत्व है दोस्तों कोशिका झिल्ली का, यानी कि कोशिका झिल्ली के अभाव में कोशिका का निर्माण संभव नहीं है। कोशिका झिल्ली के अभाव में कोशिका का निर्माण संभव नहीं है। अब जो ये कोशिका झिल्ली है दोस्तों, ये लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा है। कितना? 75। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम में। कोशिका झिल्ली की मोटाई क्या है दोस्तों? 75 एंगस्ट्रॉम में कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? और यह कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन जो है, यह सेल मेम्ब्रेन दो जैव अणुओं को मिलकर बना होता है, प्रोटीन का और लिपिड का। लिपिड कहने का मतलब वसा, लिपिड कहने का मतलब वसा। तो कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और यह किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। बाकी शरीर में जितने भी संरचनाएं हैं सब में जल की उपस्थिति तो होती ही होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा सेल मेम्ब्रेन कोशिका का कोशिका झिल्ली किन किन चीजों से मिलकर बना है? प्रोटीन और टोटल कितना मोटा है? 75 एंगस्ट्रॉम। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि कोशिका झिल्ली का 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई कैसा है, यानी कि कोशिका झिल्ली में ये प्रोटीन और लिपिड के अणु कैसे व्यवस्थित रहते हैं, इसके संबंध में दो थ्योरी है। कितने? हालांकि इस थ्योरी को उतनी जरूरत नहीं है, हम नोट में नहीं दिए इस थ्योरी को, लेकिन आप समझिए क्योंकि कुछ प्रश्न है जो इस थ्योरी पर आधारित आए हैं और नोट में भी है। कोशिका झिल्ली किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? अब कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड के अणु, प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इसके संबंध में कितने थ्योरी हैं? दो। आप दोनों थ्योरी को समझिए और दोनों थ्योरी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो आइए सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड के अणुओं के संबंध में जो पहला थ्योरी है उसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या नाम है दोस्तों? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही आ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कोशिका के किस संरचना से संबंधित है? तो सेल मेम्ब्रेन से संबंधित है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का संबंध कोशिका के किस संरचना से है? सेल मेम्ब्रेन से। कोई दिक्कत? और यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिस वैज्ञानिक ने दिया है उसका नाम है रॉबर्टसन। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्टसन। किसने दिया है? रॉबर्टसन ने। अब रॉबर्टसन क्या बता रहे हैं दोस्तों? रॉबर्टसन का कहना है कि कोशिका झिल्ली के संरचना में ऊपर में प्रोटीन का परत, ऊपर में प्रोटीन का परत, ऊपर में प्रोटीन का परत, नीचे में भी प्रोटीन का परत, नीचे में भी प्रोटीन का परत और बीच में होता है लिपिड का परत, बीच में होता है लिपिड का परत। और प्रोटीन का परत दोस्तों
प्रोटीन का परत जो है ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, निचला प्रोटीन का परत भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, और लिपिड का प्रोटीन जो परत है वह कितना मोटा होता है? 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। लिपिड का जो परत है वह कितना मोटा होता है? तो कोशिका झिल्ली के संबंध में रॉबर्टसन के द्वारा जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश किया गया है, यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बतलाता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों में बना हुआ है, जिसमें ऊपर में प्रोटीन का परत है, नीचे में प्रोटीन का परत है, और बीच में किसका परत है? लिपिड का परत है। ऊपर और नीचे की प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है, बीच में लिपिड का परत 35 एंगस्ट्रॉम मोटी है। क्लियर हो गया? टोटल 75 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो आप यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को समझे। वैसे समझने वाला तो कुछ है नहीं, याद रखने वाला है दोस्तों कि ऊपर में कोशिका झिल्ली के ऊपर नीचे का परत किसका बना है? बीच का परत किसका बना है? ऊपर कोशिका झिल्ली के ऊपर और नीचे का परत प्रोटीन और बीच का परत लिपिड का बना हुआ है। यह बात कौन थ्योरी बतलाता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है? रॉबर्टसन। कोशिका झिल्ली की दूसरी संरचना जो मॉडल दिया है उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है फ्लूइड मोजाइक। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोजाइक का अर्थ होता है चित्तीदार। मोजाइक का क्या अर्थ होता है? चित्तीदार, हिंदी में कहते हैं। अब चित्तीदार का क्या अर्थ होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा कि चित्तीदार संरचनाएं कैसी है। भारत में बिकने वाले बेड शीट की एक अजीब खासियत होता है जिसको चादर बोलते हैं। उस पर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब खोजने लगी कि प्लेन चादर लेना है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको, या कंपनी को डायरेक्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। और उस चादर पर, जिसको हम बेडशीट बोलते हैं, कई तरह के जो घुमावदार संरचना बनते हैं उसे हम चित्तीदार कह सकते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोजाइक कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के संबंध में दूसरा जो मॉडल है वह है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसको हिंदी में फ्लूइड को तरल कहते हैं, तो तरल मोजाइक मॉडल भी कह सकते हैं। और तरल मोजाइक मॉडल 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया है। एक का नाम है सिंगर। एक का नाम क्या है? सिंगर। और दूसरा का नाम है निकोलसन। दूसरा का नाम क्या है? निकोलसन। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया है और फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है। सिंगर तथा निकोल्स। देखिए नाम है सिंगर, मतलब गायक नहीं समझिएगा, वैज्ञानिक का। ठीक है, तो सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब यह जो मॉडल है यह क्या बतलाता है? तो आपको आश्चर्य होगा, यह मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का ठीक उल्टा है। यह मॉडल बताता है दोस्तों, यह मॉडल बताता है कि लिपिड के 2 परत ऊपर और नीचे होते हैं। लिपिड के 2 परत ऊपर और अब बीच में प्रोटीन के गोलाकार अणु होते हैं। बीच में प्रोटीन के क्या होते हैं? गोलाकार अणु होते हैं। बीच में प्रोटीन के क्या होते हैं दोस्तों? गोलाकार। तो 1 मिनट फिर से ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए कि कोशिका झिल्ली के संबंध में जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, यह मॉडल कहता है कि ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड, बीच में गोलाकार प्रोटीन। प्रोटीन के अणुओं की संरचना 2 तरह की होती है, रेशेदार और गोलाकार। तो इसमें गोलाकार प्रोटीन होता है, यानी कि दोनों मॉडल एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। जहां एक मॉडल कह रहा है कि ऊपर नीचे प्रोटीन है, बीच में लिपिड है, वहीं दूसरा मॉडल कह रहा है कि ऊपर नीचे लिपिड है, बीच में प्रोटीन है। अब सवाल है कि हम किस मॉडल को मान्यता दें या किस मॉडल को याद रखें। तो याद तो दोनों रखना है दोस्तों, ठीक है। याद दोनों रखना है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है या क्या बतलाता है और फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या बतलाता है।
लेकिन वर्तमान में जीव वैज्ञानिकों ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अवधारणाओं को मान्यता नहीं देते हैं। यानी कि ज्यादा मान्य थ्योरी जो है यही सिंगर और निकोलसन का ही है, जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। यानी जीव वैज्ञानिकों के बीच यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से ज्यादा फ्लूइड मोजाइक मॉडल की सहमति है, मतलब इस मॉडल को वो ज्यादा महत्व देते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए? आपको कैसे समझना है या इस पर आधारित आपको प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और प्रश्न ये आ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कोशिका के किस संरचना से संबंधित है? सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से संबंधित है। या आपसे पूछेगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल किस संरचना से संबंधित है? यह आ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया? रॉबर्टसन ने दिया है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया है? सिंगर तथा निकोलसन ने दिया है। तो कोशिका झिल्ली में यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? कोशिका झिल्ली कोशिका के सबसे बाहरी संरचना है और कोशिका झिल्ली को हम जीवित क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोशिका झिल्ली टूट फूट जाए तो वह अपना मरम्मत स्वयं कर सकते। इस विशेष गुण के कारण इसे जीवित झिल्ली कहते हैं। तो क्या सवाल है, क्या इस तरह का गुण केवल कोशिका झिल्ली में ही मौजूद है? नहीं, जितने भी ऑर्गेनॉइड स्ट्रक्चर है सब में यह गुण मौजूद है। लेकिन ऑर्गेनॉइड में हम कोशिका झिल्ली के बारे में बात नहीं किए थे। ऑर्गेनॉइड सेल ऑर्गेनल के संबंध में होता है। तो जिस तरह से ऑर्गेनॉइड सेल ऑर्गेनल में लक्षण है, ठीक उसी तरह का लक्षण किसमें है? कोशिका झिल्ली। कितना मोटा होता है? कोशिका को निश्चित आकृति कौन प्रदान करता है? एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग कौन करता है? कोशिका झिल्ली। अब आइए कि कोशिका झिल्ली में एक बहुत ही विशेष गुण है, बहुत ही विशेष गुण है। और बहुत ही विशेष गुण में सबसे पहले समझिए कि कोशिका झिल्ली को सेमी परमेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध पारगम। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम होता है, सेमी परमेबल होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये सेमी परमेबल है? ठीक है, तो कोशिका के सबसे बाहरी भाग को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका को जीवित बनाए रखने के लिए लगातार पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोशिका मृत हो जाएगा। हम जो भोजन करते हैं दोस्तों, वह भोजन करने का उद्देश्य क्या है? वह भोजन करने का उद्देश्य है कि हमारे शरीर में जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं उसको पोषण प्राप्त हो। कोशिकाएं जीवित रहेगा तो उसी से मिलकर उत्तक बनते हैं, वे भी जीवित रहेंगे। उत्तक जीवित है तो अंग ठीक तरह से कार्य करते रहेंगे, और अंग ठीक तरह से कार्य कर रहा है तो शरीर आपका जिंदा है। तो भोजन करने का उद्देश्य यही होता है कि शरीर के सभी कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ पहुंचता रहे और ऑक्सीजन पहुंचता रहे। तो कोशिका के अंदर कई पोषक पदार्थ हमेशा जाते रहते हैं। कोशिका के अंदर कई पोषक पदार्थ जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, और ऑक्सीजन लगातार जाते रहता है, लगातार जाते रहता है। अब कहिएगा कैसे जाते रहता है? तो जंतु में ब्लड होते हैं, क्या होते हैं? और वह ब्लड पूरे शरीर में भ्रमण करते रहता है। हमारा शरीर, मान लीजिए मानव का शरीर एग्जाम्पल लीजिए, मानव खाता है और सारा खाना छोटी आंत में पच जाता है। छोटी आंत में पचने के बाद भोजन ब्लड में मिल जाता है, अब ब्लड उसे पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। यानी ब्लड जो पूरे शरीर में दौड़ते रहता है, भोजने लेकर दौड़ते रहता है।
जिस कोशिका को जरूरत होता है भोजन उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है ब्लड के द्वारा। तो कोशिका में लगातार पोषक पदार्थ जाते रहता, ऑक्सीजन जाते रहता है, और कोशिका के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थ लगातार क्या करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। यानी कुछ ना कुछ हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ बनते हैं जिसका शरीर से बाहर निकल जाना बहुत ही क्या है, जरूरी है, बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो कोशिका में लगातार पोषक पदार्थ जाते रहता है और लगातार हानिकारक पदार्थ। कोशिका में कौन सा पोषक पदार्थ जाएगा, कौन सा हानिकारक पदार्थ निकलेगा, वे सब तय करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेल में। सेल मेम्ब्रेन में इतनी क्षमता है कि वे केवल आवश्यक पदार्थों को ही कोशिका के भीतर जाने देगा, अनावश्यक पदार्थों को। और सेल मेम्ब्रेन में यह भी क्षमता है कि वे केवल हानिकारक पदार्थों को निकलने देगा, उपयोगी पदार्थों को। तो सेल में जाने वाला पोषक पदार्थ या सेल में जाने वाला उपयोगी पदार्थ कौन है, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेल मेम्ब्रेन। सेल से निकलने वाला पदार्थ हानिकारक है या नहीं है, यह तय करने की जिम्मेदारी किसकी है। यानी सेल मेम्ब्रेन में इतनी क्षमता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली में इतनी क्षमता है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली ही तय करता है कि कौन पोषक पदार्थ है और कौन हानिकारक। ये सभी पदार्थों को न तो कोशिका के अंदर जाने देता है और न ही सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने देता है। यह केवल पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन को ही अंदर जाने देता है और हानिकारक पदार्थों को ही केवल बाहर निकलने देता है। यही विशेष गुण कोशिका झिल्ली में होने के कारण उसे क्या कहा जाता है, अर्धपारगम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्ध मतलब आधा होता है हिंदी डिक्शनरी के अनुसार, लेकिन आधा का कहीं पर कोई योगदान, यानी कि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो बिल्कुल नहीं है। यहां पर कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम क्यों कहते हैं, सेमी परमेबल क्यों कहते हैं, तो इसका एक ही उत्तर हो सकता है कि यह न तो सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है और न ही सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने देती है। यह केवल उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देती है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकल। तो अर्धपारगम का मतलब आप समझे कि नहीं समझे। अब ध्यान दीजिए कि यह केवल उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देती है और केवल हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने देती है। इसका मतलब इसमें चयन करने की भी क्षमता है कि नहीं। अगर कोशिका झिल्ली केवल उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने दे रहा है, केवल हानिकारक पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने दे रहा है, इसका मतलब है कि कोशिका झिल्ली में चयन करने की क्षमता है कि कौन पदार्थ उपयोगी है और कौन पदार्थ हानिकारक है। इस विशेष गुण होने के कारण इसे सेमी परमेबल तो कहा ही जाता है, दूसरा इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव परमेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सेलेक्टिव परमेबल भी कहा जाता है, मतलब चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है, कोशिका झिल्ली एक चयनात्मक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली सेलेक्टिव परमेबल है। समझ गए कोशिका झिल्ली, कोई दिक्कत है। अब एक बार पुनः समझ लीजिए, उसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर पर पहुंचते हैं दोस्तों। अब कोशिका झिल्ली से किसी भी तरह का प्रश्न आए आपसे बनेगा ही बनेगा। कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एक कोशिका को निश्चित संरचना देने वाला अंग स्ट्रक्चर कौन है, सेल मेम्ब्रेन है। एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन कहता है। सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है और यह कैसी झिल्ली होती है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल का संबंध किस संरचना से है, सेल से है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली 3 परतों से बना, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में
लिपिड, और फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है ऊपर लिपिड नीचे लिपिड बीच में गोलाकार प्रोटीन। यानी कि याद ये रखना है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है और जल के अणु सभी संरचनाओं में मौजूद है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन और जल से बनी हुई है। तो जल हम नहीं बता रहे हैं, आप सीधा समझिए कि जल सब में है। कोई भी संरचना हमारे शरीर का जल के बिना निर्मित हो ही नहीं सकता। 60% शरीर का भाग जो है केवल क्या है, जल है। उसके बाद कोशिका झिल्ली किस तरह की झिल्ली है, अर्धपारगम। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम के अलावा क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव परमेबल। और यह गुण, यह सेलेक्टिव परमेबल या सेमी परमेबल क्यों कहा जाता है, समझ लिए ना, क्योंकि कोशिका झिल्ली में यह क्षमता है कि वे सेलेक्ट कर सकता है कौन उपयोगी है और कौन, वे उपयोगी पदार्थों को ही कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और हानिकारक पदार्थों को ही अंदर जाने। अब आप कहिएगा कि जब उपयोगी पदार्थों को अंदर जाने देता है तो कोरोना वायरस कैसे चल जाता है क्या? तो दोस्तों झिल्ली की अपनी एक क्षमता है, इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि कोई बाहरी बहुत घातक हानिकारक पदार्थ को रोक दे। यानी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, रोग फैलाने वाले वायरस इस बाउंड्री लाइन को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। रोग फैलाने वाले प्रोटोजोआ इस बाउंड्री लाइन को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब एक बार सेल मेम्ब्रेन के कार्यों को देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के क्या कार्य हैं। और अब समझ ही गए क्या कार्य है। पहला कार्य है निश्चित संरचना प्रदान करना, किसको, कोशिका को। उसके बाद खाद्य पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ को तय करना कि कौन कौन कोशिका के अंदर जाएगा और कौन कोशिका को। तो कोशिका झिल्ली का प्रथम मुख्य कार्य है कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना। दूसरा कार्य है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा, इस पर नजर बनाए रखना। तीसरा कार्य है आप सीलिया का नाम सुने हैं, फ्लैजिला का नाम सुने हैं, सुने जी, कूटपाद का नाम सुने हैं, सुने कूटपाद का नाम, नहीं सुने तो अब सुन रहे हैं ना। तो ये तीनों संरचना अगर नहीं समझ रहे तो समझिए। अब ये सीलिया क्या है, ये फ्लैजिला क्या है, ये कूटपाद क्या है। ये एक कोशिकीय जीवों का, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीवों का ये प्रचलन अंग है। जैसे हम अपने पैर और हाथों के मदद से गति करते हैं कि नहीं करते? हम अपने पैर और हाथों के मदद से गति करते हैं। ध्यान रखिएगा, पैर से गति करते हैं लेकिन हाथों का भी मूवमेंट होते रहना जरूरी है, यानी दोनों मदद करते हैं। जिस तरह मानव का प्रचलन अंग उसके हाथ और पैर है, उसी तरह एक कोशिकीय जीवों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सीलिया पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीवों का टांग है, आप कह सकते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही न कोशिका होते हैं, तो उसी कोशिका का कोशिका झिल्ली किसका निर्माण करते हैं, सीलिया का। और किसका निर्माण करते हैं, और किसका निर्माण करते हैं, यानी एक कोशिकीय जीवों का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो प्रचलन अंग होते हैं सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाद, जिसके मदद से सूक्ष्म जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ये संरचनाएं कोशिका झिल्ली के द्वारा ही बनाए जाते हैं, या कोशिका झिल्ली ही विकास कर प्रोटोजोआ में क्या बन जाता है, सीलिया। कोशिका झिल्ली विकास करके क्या बन जाता है, कोशिका झिल्ली विकास करके क्या बन जाता है, कूटपाद। और चौथा काम है विसरण यानी कि डिफ्यूजन, और परासरण यानी कि ऑस्मोसिस को संपन्न करना, ऑस्मोसिस को संपन्न करना, ऑस्मोसिस को संपन्न करना।
यानी विसरण और परासरण की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। अब विसरण परासरण क्या है, इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पीछे में आप देखे होंगे अगर नोट्स लिए होंगे तो विसरण परासरण को हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि विसरण और परासरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जो कोशिका में होता है वे किसकी सहायता से होता है? किसकी सहायता से? कोशिका झिल्ली की सहायता से। क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली में इतना ही बात याद रखना है। कोशिका झिल्ली का कार्य है कोशिका को निश्चित आकृति देना। कोशिका झिल्ली के कार्य है कौन हानिकारक पदार्थ है, कौन उपयोगी पदार्थ है, इसको तय करना, या कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर कंट्रोल रखना। कोशिका झिल्ली का कार्य है सीलिया, फ्लैजिला और कूटपाथ का निर्माण करना। यह सीलिया, फ्लैजिला, कूटपाथ एक कोशिकीय जीव अर्थात सूक्ष्म जीवों का प्रचलन अंग है। कोशिका झिल्ली का कार्य विसरण और परासरण को संपन्न करवाना। विसरण और परासरण क्या है हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल जान गए विसरण किसके द्वारा होगा? कोशिका झिल्ली के द्वारा होगा या न्यूक्लियस के द्वारा होगा? कोशिका झिल्ली कितना मोटा? 75 एंगस्ट्रॉम मोटा। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और किससे मिलकर बनी है? लिपिड से मिलकर बनी है। क्लियर हो गया दोस्तों? इतना ही पढ़ना है कोशिका झिल्ली। क्लियर? फ्लूइड मोजाइक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का संबंध किस संरचना से है? अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिस चीज को कंप्लीट करेंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो कोशिका झिल्ली में अब कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह से हम कोशिका का बंटवारा कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म में किए थे, एक बंटवारा और तरह से किया जाता है, लेकिन यह ज्यादा मान्य नहीं है। कोशिका के पहली घेरे को समझ गए ना? समझ गए? तो कोशिका झिल्ली समझ गए। अब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लाज्म में क्या है नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ जीव वैज्ञानिक कोशिका को अलग तरह से डिवाइड किए हैं। और अलग तरह से कैसे डिवाइड किए गए हैं यह भी दोस्तों नोट में नहीं है यह बात, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक कोशिका को कोशिका झिल्ली में डिवाइड नहीं किए हैं। कुछ जीव वैज्ञानिक ने कोशिका को किस तरह विभाजित किया है? सिर्फ दो भागों में। एक भाग है आपको साइटोसोम, यह साइटोप्लाज्म नहीं है, यह क्या है? हिंदी में भी साइटोसोम कहते हैं। और दूसरा है आपका क्या? न्यूक्लियस। साइटोसोम और न्यूक्लियस नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो समझ लीजिए, प्रश्न बन जाएगा आपसे। साइटोसोम और न्यूक्लियस। तो कुछ जैव वैज्ञानिक ने कोशिका को संरचना को कुछ अलग तरह से डिवाइड किए। उनकी संरचना में कोशिका झिल्ली मौजूद नहीं है, तो कोशिका झिल्ली उनके विभाजन में मौजूद नहीं है, लेकिन कोशिका में तो मौजूद है। तो जो वैज्ञानिक ने कोशिका को साइटोसोम और न्यूक्लियस में विभाजित किए हैं, तो उनके इस साइटोसोम वाले भागों में क्या क्या शामिल है जानते हैं? उनके साइटोसोम वाले भाग में शामिल है सेल मेम्ब्रेन। क्या क्या शामिल है? सेल मेम्ब्रेन शामिल है। दूसरा शामिल है साइटोप्लाज्म शामिल है। कोशिका द्रव समझ गए ना? और तीसरा शामिल है सभी प्रकार का सेल ऑर्गेनल। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने कोशिका को सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म में न बांटकर सेल को साइटोसोम और न्यूक्लियस में बांटे। और जिस वैज्ञानिक ने साइटोसोम और न्यूक्लियस में बंटवारा किए हैं, उनके इस साइटोसोम नाम में या साइटोसोम जो है, इन तीन संरचनाओं का सम्मिलित रूप है। यानी साइटोसोम के अंतर्गत कोशिका झिल्ली शामिल है, साइटोसोम के अंतर्गत साइटोप्लाज्म शामिल है, साइटोसोम के अंतर्गत सभी सेल ऑर्गेनल शामिल है, ऑर्गेनॉइड भी और मेटाप्लास्ट भी, ऑर्गेनॉइड भी और मेटाप्लास्ट भी। तो इसको भी याद रखना, इसमें कोई मतलब ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। ये
बंटवारा ज्यादा मौन भी नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ एग्जाम हुए हैं जिसमें इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ गए थे। आपके नोट में उन प्रश्नों को हम शामिल कर दिए हैं। तो कुछ प्रश्न आ गए, तो अब आज जैसे आपसे पूछ देगा कि कोशिका की कौन सी संरचनाएं साइटोसोम के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप जान गए कितने संरचना आता है? तीन के अलावा और कुछ नहीं आता है। न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का भाग है क्या? न्यूक्लियस साइटोसोम का भी भाग है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कुछ वैज्ञानिक ने कोशिका को साइटोसोम और न्यूक्लियस में जो बांटे हैं, तो साइटोसोम के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं को रखा गया है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका अंगक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका अंगक। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना कि साइटोसोम क्या है। तो साइटोसोम अगर कहीं मिल गया तो समझ जाइएगा कि साइटोसोम कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका अंगक को सम्मिलित रूप से कहा। अब आइए, कोशिका झिल्ली पढ़ लिए हैं दोस्तों, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। घूमते टहलते है कि नहीं है? नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बचपन में घूमा टहला, आप होंगे कि नहीं होंगे? कहिए कि वो भी नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि क्या पेड़ पौधे को आप देखें कि नहीं देखें? देखें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पेड़ पौधे को देखे हैं और जीव जंतुओं को भी देखे हैं। देखें कि नहीं देखें? इसमें कोई जीव जंतु तो हम खुद हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे। तो दोनों में आप इतना अंतर जरूर महसूस किए होंगे कि मौसमी परिवर्तन का जितना असर जंतुओं पर होता है, उतना असर पेड़ पौधों पर नहीं होता है। होता है। मौसम परिवर्तन का जितना असर जीव जंतु पर होता है, उतना असर पेड़ पौधों पर नहीं होता है। उदाहरण ले लीजिए, अभी गर्मी आ रहा है, आपको एसी लगाना पड़ेगा, है ना जी? पेड़ पौधे बिना एसी का रह रहे हैं। ठंडा आएगा, तुरंत जैकेट निकाल लीजिएगा। पेड़ पौधे पर उतना असर ठंडा का भी नहीं पड़ेगा। बहुत असर पड़ता है। गर्मियां बहुत होती है, पेड़ पौधे झुलस जाते हैं। ठंडी अधिक पड़ती है, पेड़ पौधों को पाला मार जाता है। यानी पेड़ पौधे पर भी मौसम का मार पड़ता है दोस्तों, लेकिन उतना नहीं जितना जीव जंतुओं पर। तो इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि मौसम परिवर्तन का जितना असर जंतुओं पर होता है, उतना असर पेड़ पौधों पर नहीं होता है। आखिर अगर ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ऐसा है कि मौसम परिवर्तन का ज्यादा असर जंतुओं पर पड़ता है, उससे कम असर पेड़ पौधों पर पड़ता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सबसे बड़ा कारण कोशिका को लेकर ही है। अर्थात हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में जो कोशिका है, उससे कहीं मजबूत कोशिका किनके पास है? पौधों के पास है। यानी जीव जंतुओं के कोशिका के तुलना में पौधों की कोशिका अधिक मजबूत होते हैं, और कोशिका ही सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और अगर रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ही काफी मजबूत होगा, तो निश्चित ही वह शरीर ही पूरा मजबूत होगा। तो पौधों की कोशिकाएं मजबूत है या उसके तुलना में जंतुओं की कोशिकाएं मजबूत है? पौधों की। आखिर पौधों के कोशिका का मजबूती का कारण क्या है? उसी कारण को अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और उसका कारण है एक संरचना जिसका नाम है सेल वॉल, कोशिका भित्ति।
ये दोस्तों एक ऐसी संरचना है जो केवल और केवल पौधे में है, केवल और केवल पौधे में। पौधे समझते हैं ना कि पौधे किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिनके कोशिका में क्लोरोफिल होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? पौधा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम कहते हैं कि पौधे हैं तो एक सामान्य सी अवधारणा हमारे मस्तिष्क में तुरंत आती है कि इसमें जड़, तना, पत्ती तीनों होगा। पौधे में जड़, तना, पत्ती होते हैं, लेकिन सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे आपको हम बताएंगे आगे के चैप्टर में जिसमें ना तो जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्ती है, फिर भी वह पौधा है। वो इसलिए कि उसके कोशिका में क्लोरोफिल है। तो इस पूरे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सजीव जिनके कोशिका में क्लोरोफिल मौजूद है, उन्हें पौधा कहा जाता है, उन्हें प्लांट कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि प्लांट होने के लिए जड़ भी हो, तना भी हो और पत्ती भी हो। तो पौधों की जो कोशिका होती है वे जंतुओं से ज्यादा मजबूत होती है, और उस मजबूती का कारण क्या है दोस्तों? सेल वॉल। उस मजबूती का कारण क्या है? सेल वॉल। और यह सेल वॉल केवल पौधों में पाया जाता है, एक भी जंतु में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल किस में पाया जाता है दोस्तों? जंतु में पाया जाता है, या सॉरी, जंतु में नहीं पाया जाता, यह केवल किस में पाया जाता है? इसका नाम ही देखिए लगा है वाल, नहीं है जी? मतलब यह सुरक्षात्मक परत का काम करता रहता है। आखिर यह सेल वॉल कैसे कहां पाया जाता है दोस्तों? तो पौधे के कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। पौधे के कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पौधे के कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक लेयर होता है। पौधे के कोशिका में भी कोशिका झिल्ली मौजूद है, लेकिन पौधे के कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक लेयर चढ़ा रहता है, और पौधे के कोशिका झिल्ली के ऊपर, पौधे के कोशिका झिल्ली के ऊपर के भाग को ही या ऊपरी लेयर को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी अगर आपसे पूछे कि जंतुओं के कोशिका के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल वॉल हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। जंतुओं के कोशिका के सबसे बाहरी भाग सेल मेम्ब्रेन। जंतुओं के कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन हो गया? लेकिन अगर आपसे पौधों की कोशिका का सबसे बाहरी भाग पूछेगा, क्योंकि सेल वॉल जंतुओं में तो नहीं ना होता है, तो ध्यान रखिएगा, जंतुओं के कोशिका के सबसे बाहरी भाग सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन पौधे के कोशिका का सबसे बाहरी भाग, पौधे में सेल वॉल के नीचे में सेल मेम्ब्रेन की परत होती है। पौधे में सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन की परत होती है। तो सेल वॉल कहां पर है समझ गए ना? सेल वॉल केवल पौधों की कोशिका में है। सेल वॉल केवल पौधों के समस्त कोशिकाओं में है। सेल वॉल किसी भी जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। कुछ अपवाद है तो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसको। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि सेल वॉल जो है हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो है यह अर्धपारगम नहीं है दोस्तों, ठीक है? अर्धपारगम, जिस तरह कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, यानी जिस तरह कोशिका झिल्ली में यह क्षमता है कि कौन हानिकारक है कौन उपयोगी है ये वो तय कर लेता है, वो क्षमता इस सेल वॉल में मौजूद, यानी सेल वॉल अर्धपारगम नहीं है, यह पारगम है। पारगम का मतलब होता है कि जिसको जाना है जाओ और जिसको आना है आओ, कोई रोक टोक।
तो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के तरह अर्ध पारगम नहीं होता है, बल्कि पारगम्य होता है, अर्थात इसमें उपयोगी और हानिकारक पदार्थों की चयन करने की क्षमता। उसके बाद सेल वॉल न ही अर्ध पारगम होता है और न ही कोशिका झिल्ली की तरह जीवित होती है, यानी यह जीवित भी नहीं होती है दोस्तों, यह भी जीवित नहीं होती है। यानी कि अगर यह टूट फूट जाए तो इसका मरम्मत नहीं हो सकता, इसका मरम्मत दूसरा कोई करेगा। इसका मरम्मत पौधों में कोशिका झिल्ली करता है, क्योंकि कोशिका पौधे में कोशिका झिल्ली समझता है कि हमारा बॉडीगार्ड कुछ हो गया है, तो कोशिका झिल्ली आता है इसको ठीक करने के लिए। इसमें स्वयं की क्षमता नहीं होती है, यानी कि पौधों के कोशिका भित्ति जो है वो जीवित नहीं है, अर्थात तो अगर वह क्षतिग्रस्त हो जाए तो वह स्वयं अपने आप का मरम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन उसके मरम्मत कोशिका झिल्ली कर देती है। अब आइए कि कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी? प्रोटीन और लिपिड से। कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई थी? प्रोटीन और लिपिड से। तो कोशिका भित्ति उससे नहीं बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? सेलुलोज से, ठीक है। और दूसरा हेमी सेलुलोज से, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। अब ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज क्या है दोस्तों? ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यह क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आप समझ रहे हैं ना? और नहीं भी समझ रहे तो समझ जाइए कि कार्बोहाइड्रेट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर हो गया? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है, कोशिका भित्ति अर्धपारगम नहीं बल्कि पारगम होती है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है लेकिन कोशिका भित्ति जीवित नहीं होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है लेकिन कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जंतुओं के कोशिका का सबसे बाहरी परत हो जाता है, लेकिन पौधों में कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। कोई दिक्कत है? अब आइए कि कोशिका भित्ति के कार्य क्या है दोस्तों। एक कार्य तो हम शुरुआत में पाए, सो कौन रहे हैं? दरोगा बनना उतना भी सस्ता नहीं कि आप क्लास में सो जाइएगा, ठीक है? सोइए मत, नाश्ता ज्यादा कर लेते हैं क्या? बहुत होता है एकदम भरपेट खा के आ गए, ठीक है? अब भरपेट खा के आइएगा तो नींद लगेगा ही लगेगा। तो सवाल है, भरपेट नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए लेकिन रात को खाना चाहिए, ठीक है? आइए दोस्तों, सेल वॉल के कार्य क्या है? कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? ठीक है, इधर भी सोता है, इसने कि सब इधर देख रहे हैं कौन सो रहा है, ठीक है? कोशिका भित्ति के कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का तो पहला कार्य यही है कि पौधे के कोशिका को क्या करना? मजबूत बनाना। कोशिका भित्ति का पहला कार्य कोशिका को मजबूत बनाना है। इससे पहले जो हम जिक्र कर रहे थे कि पौधों की कोशिका जंतुओं की कोशिका के तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, उस मजबूती का कारण कौन है? उसके बाद जानते हैं कि कोशिका में ग्रोथ सदैव होते रहता, सदैव। यानी कि अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका पौधों में वृद्धि कब तक होती है, तो उत्तर होगा जीवन प्रयत्न होती है। कोशिका में ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, लगातार ग्रोथ होते रहता है। अब ग्रोथ होने के लिए जरूरी है नए नए कोशिका का बनना। कोई भी सजीव जो वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, कैसे? तो नए नए कोशिकाएं बनते जाते हैं, वे ग्रोथ करते जाते हैं। और रुडोल्फ विर्चो पता लगा लिए थे कि नए कोशिका का निर्माण पुराने ही कोशिका से होता है। अब पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। तो कोशिका पौधे जो हैं उनमें जीवत प्रयत्न वृद्धि होती है और काफी तेज वृद्धि होती है जंतुओं के तुलना में।
जंतु अब देखे होंगे धीमी गति से वृद्धि करते हैं और उसके सापेक्ष पौधे में वृद्धि काफी तेज होते हैं। कदम का पेड़ देखे होंगे, उनके वृद्धि का अनुमान आप जरूर लगाए होंगे, क्योंकि वो इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं कि आपको अनुमान लग जाता था इतना बड़ा। आपका बचपन में देखे होंगे कदम के पेड़ को बढ़ते, बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। उससे सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस है। कौन है? तो अगर पौधा तेजी से वृद्धि करते हैं, ध्यान रखिए, अगर पौधा तेजी से वृद्धि करते हैं तो उसमें तेजी से कोशिका विभाजन भी होता होगा, क्योंकि बिना नए कोशिका के बनने से वृद्धि संभव है? नहीं संभव है। तो अगर पौधे में ग्रोथ काफी तेजी से होता है तो इसका मतलब है कि उसमें कोशिका विभाजन भी काफी तेजी से होता होगा। अब कोशिका विभाजन तेजी से हो रहा तो नया नया कोशिका ढेर सारा बन रहा है, और नया नया कोशिका ढेर सारा बनना तो उसके लिए ढेर सारा साइटोप्लाज्म भी चाहिए, और ढेर सारा साइटोप्लाज्म के लिए ढेर सारा जल चाहिए। यानी पौधे के कोशिका में जल की आवश्यकता जंतुओं के कोशिका के तुलना में काफी अधिक होती है। अगर किसी कारणवश कभी भी पौधे के कोशिका में जल की मात्रा असंतुलित होगा, पौधा की वृद्धि ही रुक जाएगी। तो कोशिका भित्ति का एक और काम होता है कि वे कभी भी पौधे के कोशिका के भीतर नमी को कम नहीं होने देता है। कोशिका कितनों तेजी से विभाजन करे, कभी भी उन्हें प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बनाने की कमी नहीं होती है। अगर सेल वॉल नहीं रहता तो पौधे के कोशिका जल्दी सूख जाते, क्योंकि वे बड़ी तेजी नए कोशिकाएं बनाते हैं, और नए कोशिका के लिए ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए, ज्यादा साइटोप्लाज्म के लिए ज्यादा जल चाहिए, और ज्यादा जल चाहिए उतना पौधा मिट्टी से खींच नहीं पाता है, इसलिए कुछ ही कोशिका बनता, कोशिका सूख जाता, कोशिका मर जाता तो पौधे मर जाते। अब पौधे मर जाते तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे। आपको पता है ना, हम लोगों का अस्तित्व किस पर निर्भर है? पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधे का महत्व यह है कि उसी के कारण समस्त जंतुओं का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। आपको पता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जंतु पहले नहीं, पहले पेड़ पौधे आए। पेड़ पौधे लाखों करोड़ों वर्ष रह करके जंतुओं के आने का मार्ग खोला। तो कोशिका भित्ति पौधे के अस्तित्व के लिए जरूरत है, जो उसे सूखने से बचाए। तो कोशिका भित्ति कोशिका को, पौधे की कोशिका को मजबूत बनाता है, पौधे के कोशिका को सूखने से बचाता है। और अगर कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर है तो निश्चित तौर पर यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों? करेगा कि नहीं करेगा? कोई दिक्कत? कोशिका झिल्ली समझे, कोशिका भित्ति समझे। अब आइए भीतर में समझते हैं न्यूक्लियस को। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति केवल किसमें होते हैं? पौधे में होते हैं। कोशिका भित्ति केवल किसमें होते हैं? पौधे में होते हैं। ये हो गया आपको जंतु यानी कि एनिमल का, ठीक है। और ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। और अभी जो आप देखे हैं, देखिए हम गोलाकार ही बना रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि कोशिका केवल गोलाकार ही होता है। गोलाकार इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि ये बनाना आसान है, ठीक है? क्लियर? तो ये है दोस्तों जंतु का कोशिका, जिसमें केवल कोशिका झिल्ली है, और ये है पौधे की कोशिका, जिसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति है। न्यूक्लियस तो दोनों कोशिका में होगा, न्यूक्लियस दोनों कोशिका में होगा, इसमें भी होगा। और बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो जैसा साइटोप्लाज्म जंतु का, वैसा ही साइटोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा एक बात कि पौधों और जंतु के कोशिका में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है, बस कुछ संरचना पौधों में एक्स्ट्रा है जो जंतु में, और कुछ संरचना जंतु में वो पौधों में, बाकी लगभग सब कुछ समान है। जैसे दोनों के साइटोप्लाज्म क्या है? समान ही है।
तो आप कोशिका भित्ति पर लिए, कोशिका झिल्ली पर लीजिए, अब कहां पर आ गए हैं? साइटोप्लाज्म। अब आइए, अब जो हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव क्या है? तो कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म का वह भाग है जो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में है। कोशिका झिल्ली के, और पौधों में भी यही नहीं, ये नहीं कि पौधे में बोल देंगे कि कोशिका द्रव वह है जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच है। नहीं, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों आपस में पौधे में सटे सटे रहते हैं। तो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वह भाग है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, जो न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के। इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों? अर्धतरल। केमिस्ट्री में आप कोलॉइड के संबंध में पढ़े हैं? कुछ कोलॉइड नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री पढ़िएगा तो पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में 3 प्रकार के पदार्थ, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, यानी कि वास्तविक, विलयन, कोलाइड और निलंबन पढ़े हैं, तो उन तीनों पदार्थ में अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो वो कोलाइड के समान है, कोलाइड के समान है। और अगर तत्व यौगिक मिश्रण में देखें तो साइटोप्लाज्म एक मिश्रण है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या है? केमिस्ट्री में पदार्थों को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक तत्व यौगिक मिश्रण में, अब मिश्रण फिर जो है आपको मिश्रण को 3 तरह से परिभाषित किया जाता है, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में यानी कि विलयन, कोलाइड और निलंबन में साइटोप्लाज्म की प्रकृति किसके समान है? कोलाइड के समान है। तत्व यौगिक के मिश्रण में कोशिका द्रव का प्रकृति किसके समान है? वैसे जो कोलाइड होते हैं 100% वो क्या होते हैं? मिश्रण ही होते हैं। लेकिन सवाल आया हुआ है, यह सवाल आया हुआ था कि कोशिका द्रव है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। आदि कौन से मारकर आया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसको लगा कि बायोलॉजी का सवाल है, केमिस्ट्री का ऑप्शन है, सवाल गलत है, डी। ठीक है, तो दोस्तों कोशिका द्रव क्या है? मिश्रण है। कोशिका द्रव मिश्रण में कौन मिश्रण है? कोलाइड मिश्रण। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं। 80% तक इसमें केवल किसकी उपस्थिति है? जल की उपस्थिति है, H2O की उपस्थिति है। और आप देख रहे हैं ना कि जल कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कोशिका का, साइटोप्लाज्म का 80% भाग जल से ही निर्मित है। जल के बिना शरीर एक क्षण भी नहीं रह सकता दोस्तों। आप देखे होंगे कि जब भी किसी के शरीर में डिहाइड्रेशन के कारण जल की कमी हो जाती है, तुरंत उसे जल चढ़ाना पड़ता है, अर्थात सेकेंडों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी जंतु का शरीर खून के कमी को बर्दाश्त कर सकता है, सप्ताह भर बर्दाश्त करता है, महीनों भर बर्दाश्त करता है, लेकिन किसी भी जंतु का शरीर जल का कमी सेकेंडों बर्दाश्त नहीं करेगा, मौत हो जाएगा दोस्तों। तो जल बहुत महत्वपूर्ण है। जरा से भी उनका संतुलन बिगड़ा शरीर में, तुरंत शरीर की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी, क्योंकि आपका सारा कोशिका का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब कोशिका का ही बैलेंस बिगड़ गया तो उत्तक अंग तहस नहस हो जाएंगे, और उत्तक अंग ही गड़बड़ा गया तो क्या लगता है शरीर ठीक ठाक रहेगा? नहीं। तो कोशिका द्रव का अधिकांश भाग जल से निर्मित है, लगभग कितना प्रतिशत भाग? उसके अलावे इसमें 30 से भी अधिक प्रकार के, मुख्यतः 30 प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। कितने प्रकार के? 30 प्रकार के। हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक 118 तत्वों की खोज की है। उन 118 तत्व में 30 ऐसे तत्व हैं जो कोशिका द्रव में मौजूद रहते हैं, और 30 तत्व में सबसे ज्यादा जो मौजूद रहते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा ये चार। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में नहीं रहते। हम तत्व की जो बात करें, H2O में ऑक्सीजन है कि नहीं, उस तरह से हम बात किए। तो कोशिका द्रव का अधिकांश भाग जल से निर्मित है। जल के अलावे इनमें 30 प्रकार के तत्व मौजूद है। या सामान्य अर्थों में आप समझिए कि आप भोजन के माध्यम से जो भी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जो भी तत्व ग्रहण करते हैं, सभी हमारे कोशिका द्रव में मौजूद रहते हैं। अगर आप भोजन के रूप में कोई गलत चीज का सेवन करते हैं तो वे गलत चीज भी कोशिका द्रव में मौजूद रहता है। यानी सिगरेट पीते हैं तो आपके कोशिका द्रव में निकोटीन की उपस्थिति होगी। ठीक है, आप कोई अल्कोहल पीते तो अल्कोहल की कुछ मात्रा साइटोप्लाज्म में होगी। सीधा अर्थ है दोस्तों, हम भोजन के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वे सभी पोषक तत्व अंत में हमारे कोशिका द्रव के हिस्सा बन जाते हैं। क्लियर है? साइटोप्लाज्म क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोशिका झिल्ली समझे कि नहीं समझे, कोशिका भित्ति समझे कि नहीं समझे। साइटोप्लाज्म में कोई विशेष समझने वाला चीज नहीं है। साइटोप्लाज्म अनिवार्य चीज है, इसके बिना कोशिका मर जाएगा। अगर क्या होगा, किसी कोशिका का साइटोप्लाज्म सूख गया तो दोस्तों, तो कोशिका की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी। अब आइए दोस्तों कि इस कोशिका द्रव में कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। कोशिका अंगक जो 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। इतना जल्दी छोड़ देते हैं लिख को। शुरू में हमने बताया सेल ऑर्गेनल कितना प्रकार के, 2 प्रकार के, ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट। अब एक एक करके पढ़ना पड़ेगा उन ऑर्गेनॉइड और मेटाप्लास्ट के रूप में। तो यहां तक कोई दिक्कत, तो क्लास को यहीं पर स्टॉप मारते हैं फिलहाल। दोस्तों बैठे रहिए, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है, बैठे रहिए। महत्वपूर्ण घोषणा ये करनी है दोस्तों कि क्लास तो सोमवार से शनिवार तक चलता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारणों से रोशन सर अनुपस्थित है तो कल क्लास आपका बंद रहेगा। नेक्स्ट क्लास सोमवार से हम चालू करेंगे। अगले सप्ताह से फिर आपका क्लास सोमवार से शनिवार हो जाएगा और रविवार को टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ठीक है, अभी हम थोड़ा स्लो पर आ रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा स्पीड में आएंगे दोस्तों। जैसे जैसे आगे आपको आए, बैठे रहिए, हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाई नहीं, हड़बड़ाई वैसे देख रहे हैं दोस्तों, नौकरी होने में लेट हो जाता है। ठीक है, हाँ, हड़बड़ाई हुआ बात, नौकरी होने के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर आने में लेट हो जाता है, इसलिए बैठे रहिए। ठीक है, बैठे रहिए। तो अभी थोड़ा स्लो खींच रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे आपका परिचय होते जाएगा, वैसे वैसे स्पीड, जैसे सेल थोड़ा स्लो स्पीड में होगा, फिर अगला चैप्टर पर जाएंगे, इससे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। यानी कि जब आप पूरी तरह से हर बायोलॉजी के चीजों को समझने लगेंगे या हम जो बोल रहे हैं उससे आप अच्छी तरह से कैच कर लेंगे, तब हम अपने स्पीड को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन इतना स्पीड ही रहेंगे कि ताकि आप हर चीज को क्या करें, समझ सके। दरोगा के एग्जाम में साइंस के अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल में 60% योगदान बायोलॉजी का होता है। इसीलिए आपके बैच में जो साइंस पढ़ाएंगे उसमें 60% ड्यूरेशन किसमें लेंगे। और आपका जो बायोलॉजी है सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, इनमें इन्वायरमेंट भी जुड़ा हुआ, आप नोट देखे होंगे दोस्तों। तो बायोलॉजी पढ़ने में समय लगता है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। और उसके बाद हम केमिस्ट्री चालू करेंगे, क्योंकि 60% के बाद 30 से 40%, 30% वेटेज किसका होता है,
केमिस्ट्री का। दरोगा में तो ऐसे ऐसे फिजिक्स का क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो आपको पूरा भी पढ़ा देंगे फिर भी नहीं बन सकता है। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर 100% पकड़ बनाना है, क्योंकि फिजिक्स के कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं दोस्तों जिसे सिर्फ वही हल कर सकता है जो 11th 12th में बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स पर पकड़ बनाया हुआ है। एक दो प्रश्न रहते हैं, लेकिन आप बायोलॉजी का 100% प्रश्न बना सकते हैं। बहुत टारगेट लेता है कि 5 में 4 बन रहा है ना, बहुत दिक्कत है दोस्तों। नहीं, एक नहीं बन रहा वो दिक्कत है। तो पूरा क्वेश्चन बनाना है बायोलॉजी का, पूरा क्वेश्चन बनाना है केमिस्ट्री का, तब जाकर हमारा मेरिट बनेगा। क्योंकि आप श्योर हो जाइए कि 1 या 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का बनने वाला दरोगा में नहीं है। हालांकि बन जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 एग्जाम पेपर का जो हम एनालिसिस किए हैं तो हमको इस बात की जानकारी मिली है दोस्तों। और उनको दोस्तों पढ़ाना भी संभव नहीं है, क्योंकि वे सीधे 11th 10th के 12th के उठा करके पूछ दिया गया था। तो 1-2 प्रश्न साइंस में आपको नहीं बन सकते हैं, उस 1-2 क्वेश्चन की भरपाई कैसी होगी? तो बाकी सभी प्रश्नों को बनाकर। ध्यान रखिए दोस्तों, रिजल्ट आना दरोगा में कोई महत्वपूर्ण बात जरूरी है, मेरिट बनना जरूरी है, मेरिट बनना। आइए, और दूसरा हमारा क्लास आपको जो है मंगलवार को होगा, फिर बृहस्पतिवार को होगा और फिर शनिवार को होगा। और 3 दिन जो बच गया, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये रोशन सर लेंगे अगले सप्ताह से दोस्तों। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं कि क्या दिक्कत है या क्यों ही चीज को किस लगता है कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, तो आसानी से बोल दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप से किसी भी सवाल का जवाब हम रात में ही दे पाएंगे। मिलिए सोमवार को। पानी दे कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों। अब संतोष यादव, रवि रंजन कुमार, ओके दोस्तों, ऑनलाइन कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि सर होमवर्क भी दिया कीजिए। होमवर्क तो दिए हुए हैं, क्वेश्चन बनाते हैं ना। अच्छा, कल के क्लास से जब आप गए थे तो क्वेश्चन पर गए थे, सोल्व हुआ था, कुछ क्वेश्चन सोल्व हुआ था ना। आज जाकर बनाएगा और भी ज्यादा सोल्व होगा, यानी इतना तो सोल्व होगा कि कोशिका झिल्ली से रिलेटेड प्रश्न, कोशिका भित्ति से रिलेटेड प्रश्न, कोशिका के संरचना से रिलेटेड प्रश्न सब आपसे अब बनेगा, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हर दिन क्वेश्चन पर जाइए। समाप्त जिस दिन होगा पहला चैप्टर, तो आपसे 90% क्वेश्चन स्वयं हल हो जाना चाहिए। होमवर्क दीजिए, आप बच्चा तोड़े हैं, आप खुद नहीं समझ रहे कि हमको पढ़ना है, तो हमको ढेला फर्कने पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको खुद समझना है कि हमको पढ़ना है। ठीक है, ये बच्चों को कहा जाता है। एक वयस्क ग्रेजुएट आदमी कहता है कि हमको होमवर्क दीजिए, तो फिर तब उसका मतलब है कि उस पर फिर एक दिन कहेगा हमको आके मारिए। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये आपको खुद तय करना कि हमको पढ़ना है। हम लोग का टेस्ट कैसे देंगे? आप लोगों को ऑनलाइन क्वेश्चन भेजा जाएगा।
आपको ऑनलाइन क्वेश्चन अपलोड कर दीजिएगा, कर देंगे। और उसके बाद आप लोग उसको ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा। संभव हो तो मम्मी पापा के सामने में बैठकर बनाइएगा और देखिएगा कितना बना। एक सवाल फी कम कर दीजिए दोस्तों, दरोगा है इसमें फी का बहुत कम फी है। फी कितना है जी? सब वही कर रहे थे, फी कम कीजिए। ठीक है।